स्वागत सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और नीमरा सुंडा बुक सीरीज़ के अगले लेक्चर में सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग हमारी सीरीज़ को देख रहे हैं डेली के डेली, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। पूरी बुक मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो डेली एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अभी तक जितने भी 10 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो देखते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था, ठीक है। अब हम बात करें कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाले अन्य उपकरण। इससे पहले जो टॉपिक मैंने बताया था आईपीएम के ही पार्ट 2 में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कीटों के जैविक नियंत्रण जो सूक्ष्म जीव हैं, इनके माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो इनका क्या उपयोग करके हम कैसे कीटों का जैविक नियंत्रण करते हैं, ठीक है। आज में हम बात करेंगे कीटों के जैविक नियंत्रण में जो बहुत सारे इक्विपमेंट काम में लेते हैं, उपकरण काम में लेते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला आपका क्या है, फांस उपकरण, जिसको ट्रैप या इसको कैच ट्रैप भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाश फांस यानी कि लाइट ट्रैप क्या है, एक टाइप का उपकरण है। तो यह रात्रिचर कीटों जैसे कि कपास एवं चने की लटें के वयस्क मोथ एवं सफ़ेद लट के वयस्क भृंग यानी कि बीटल को रात्रि 6 से 10 बजे तक प्रकाश के स्रोत जैसे बल्ब आदि द्वारा आकर्षित कर नष्ट करने के काम में लेते हैं। प्रकाश फांस में सफ़ेद रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो लाइट ट्रैप है इसको हम लगा देते हैं, और इसमें क्या होता है, जो मतलब कि प्रकाश आकर्षित पौधे होते हैं, जो सॉरी कीट होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और वो क्या होते हैं, बाद में डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, फेरोमोन्स ट्रैप। तो यह मुख्यतः मादा कीटों से तैयार किया जाता है, जो नर कीटों को आकर्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये मतलब कि मादा कीटों से इसको तैयार किया जाता है, इस ट्रैप को, और ये नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, फिर उसके बाद में वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे फेरोमोन्स ट्रैप, संबंधित कीट और फसल, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फेरोमोन्स ट्रैप में जो लिखा है गोसिप्लूर, तो इसकी मतलब कीट क्या है, गुलाबी सूंडी, और संबंधित मतलब कौन सी क्रॉप है, कौन सी फसल है, कपास। फिर उसके बाद है हेलीलूर, इसका मतलब कि कौन सा कीट है, फली बेधक, पोड बोरर, और फसल का क्या नाम है, चना। इसी प्रकार ग्रैंड लूर, ये इसका कौन से मतलब कीट है, वेल वीविल, और इसका कपास इसकी क्या है, मुख्य फसल है। उसके बाद एनीसोल, सफ़ेद लट, वाइट ग्रब, और इसकी फसल क्या है, मूंगफली और बाजरा। हेक्सालूर, गुलाबी सूंडी, और इसका फसल क्या है, कपास। जैसे इसी प्रकार क्यूलूर, तो फल मक्खी, और इससे संबंधित फसल क्या है, तरबूज और खरबूजा, यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली से ये अटैक करती है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है पीला चिपचिपा फांस यानी कि येलो स्टिकी ट्रैप। खुले खेत में सब्जियों, पॉली हाउस एवं मसालों वाली फसलों में सफ़ेद मक्खियों व माहू एफिड्स की निगरानी व नियंत्रण के लिए इसको हम काम में लेते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप। फिर उसके बाद आपका आता है नीला चिपचिपा फांस यानी कि ब्लू स्टिकी ट्रैप। तो सब्जियों एवं पॉली हाउस में पर्णजीवी यानी कि थ्रिप्स की निगरानी व नियंत्रण के लिए इसको हम काम में लेते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या है आपका, कीटों का रासायनिक नियंत्रण, यानी कि केमिकल से कैसे उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिकली आईपीएम के अंतर्गत ही हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कार्बनिक कीटनाशकों का वर्गीकरण, तो पहला क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशी वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है यह कार्बनिक कीटनाशियों का प्रथम समूह है। इस समूह के सदस्य निम्न कीटनाशी हैं। पहला क्या है, डीडीटी। तो यह विश्व में खोजा गया प्रथम कार्बनिक कीटनाशी था। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है कि प्रथम जो कार्बनिक कीटनाशी क्या है, डीडीटी, जिसकी कीटनाशी गुण की खोज 1939 में पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक ने की। यह सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया मच्छरों को मारने के लिए सैनिकों द्वारा जंगलों में प्रयुक्त हुआ। वर्ष 1941 में कृषि में फसलों की कीट नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम उपयोग में लिया गया। कब, 1941 में। इस कीटनाशी का अपघटन धीरे धीरे होने के कारण नुकसानदायक घटक पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा, जिससे वर्ष 1972 में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सर्वप्रथम प्रतिबंधित मतलब इस पर बैन लगा दिया गया तथा भारत में वर्ष 1989 में कृषि में प्रयोग में लाना प्रतिबंध हुआ। ठीक है, भारत में कब लगाया गया, 1989 में बैन लगा दिया गया।
लेकिन घरेलू कीट जैसे मक्खी मच्छर नियंत्रण हेतु अभी भी इसको प्रयोग किया, लेकिन इसको एग्रीकल्चर या फसल पर इसका छिड़काव नहीं करते हैं। फिर उसके बाद BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको बोलते हैं। तो यह इस समूह का दूसरा कीटनाशी है जिसका उपयोग भारत में प्रतिबंधित हुआ है, यानी कि इसको क्या गया, बैन कर दिया गया है। फिर आपका अगला क्या है, इंडोसल्फान। मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषित के कारण यह वर्ष 2013 में भी इसको क्या कर दिया गया है, क्योंकि देखिए ये सॉइल को और इन्वायरमेंट को ये मतलब कि अपने अवशेष छोड़ता रहता है तो इफेक्ट डालता है, इसलिए भी इसको प्रतिबंध कर दिया गया, बैन कर दिया गया 2013 में। फिर उसके बाद इंडोफोल यानी कि इसको कैल्थेन भी कहते हैं, तो 18.5 EC कीटनाशी के साथ बरूथी नाशक यानी कि मीटीसाइड काम भी करता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह के अधिकतर कीटनाशियों में जैव आवर्धन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, जैव आवर्धन क्या है देख लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे उच्च स्तर में जाते हुए किसी कीटनाशी की सांद्रता में वृद्धि होना जैव आवर्धन कहलाता है। फिर उसके बाद लिखा है जैसे जैसे DDT की भूमि में कम सांद्रता रहती है परंतु उसमें गति उगी वनस्पति को दुधारू पशु चरने पर उसके वसी उत्को एवं दुग्ध में DDT की सांद्रता बढ़ती जाती तथा पशुओं के दुग्ध का मानव द्वारा उपभोग करने पर वह सांद्रता मनुष्य के शरीर में इकट्ठा होती है जो जैव आवर्धन कहलाती है। जैव संचयन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन। एक विशेष प्राणी के ऊतकों में भी धीरे धीरे कीटनाशी या विषैले रसायन का एकत्रित होना जैव संचयन यानी कि बेसिकली उसको मतलब कि इकट्ठा होना कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सुपोषण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो पर्यावरण के संदर्भ में किसी भी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। अब दूसरा क्या है, वर्ग ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह। वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध कीटनाशियों में सबसे ज़्यादा कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह के हैं जैसे डाइक्लोरोफास। ठीक है, तो बाजार में वेपन के नाम से उपलब्ध है। यह फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए प्रभावी तथा अत्यधिक पर्यावरण के प्रति नुकसानदायक होने के कारण भारत में शीघ्र ही प्रतिबंध होने लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद डाईमेथोएट 30 EC। ठीक है, यह बाजार में रोगोर के नाम से उपलब्ध है। यह रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावी है। फिर उसके बाद एसीफेट 75 SP यह कीटनाशक रस चूसने वाले कीटों जैसे कि मिर्च प्याज का थ्रिप्स की रोकथाम के लिए प्रभावी है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मोनोक्रोटोफास 36 SL। यह कीटनाशी सब्जियों में प्रतिबंध है, ठीक है, सब्जियों में इसका उपयोग नहीं करते हैं। फिर उसके बाद लेकिन फसलों के कीट नियंत्रण में भी अभी भी ये काम में लिया जा रहा है। फिर उसके बाद आपका आता है फोरेट 10G। यह मार्केट में थीमेट के नाम से उपलब्ध है। यह दानेदार कीटनाशी है जो विभिन्न फसलों के तना छेदक कीट एवं मृदा में रहने वाले कीट जैसे सफ़ेद लट के नियंत्रण के लिए प्रभावी है। फिर उसके बाद आपका आता है क्लोरोपाइरीफास 20 EC। यह मुख्यतः गेहूं व चना में दीमक नियंत्रण के लिए 4.5 ml पर किलोग्राम बीजोपचार के लिए प्रभावी है। तखड़ी फसल में दीमक नियंत्रण हेतु 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के पानी के साथ इसको देते हैं। फिर उसके बाद क्यूनाल फास, ठीक है, 35 EC या मूंगफली व बाजरे में सफ़ेद लट की रोकथाम में काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद का आता है मेलाथियोन 50 EC। यह सब्जियों में कीट नियंत्रण के लिए इस कीटनाशी समूह से सबसे सुरक्षित माना जाता है। यह बाजार में तरल 50 EC या 5% डस्ट पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। अगला क्या है, मिथाइल पैराथियोन। ठीक है, 2% इसकी डस्ट यानी कि पाउडर या कातरा व फड़का की रोकथाम के लिए खरीफ की फसलों पर भुरकाव के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्या है, मिथाइल डेमोटोन। ठीक है, तो यह सरसों के लिए एफिड की रोकथाम के लिए प्रभावी है। अगला क्या है, कार्बामेट कीटनाशी समूह। तो पहला क्या है, कार्बेरिल 75 WP। इस समूह का प्रथम कीटनाशी था जो मार्केट में सेविन के नाम से उपलब्ध है। अगला क्या है, कार्बोफ्यूरॉन 3G या बाजार में फ्यूराडान के नाम से उपलब्ध है जो कीटनाशी गुण के साथ अच्छा शुद्ध कृमिनाशक भी है, यानी कि निमेटोड्स को भी ये किल करता है और इंसेक्ट्स को भी किल करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है LD कार्ब। यह बाजार में टेमिक के नाम से फसलों को बीजोपचार करने के लिए उपलब्ध है। अगला क्या है आपका निकोटोनाइड, ठीक है, समूह। तो इमिडाक्लोरोपिड, ठीक है,
इमिडाक्लोप्रिड यह कीटनाशी रस चूसने वाले कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, एफिड व थ्रिप्स की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी है। मात्रा छिड़काव हेतु 1 ml पर 3 लीटर पानी व बीजोपचार हेतु 0.6 ग्राम पर किलोग्राम बीज की दर से इसका हम उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद है थियोमेथोजाम, ठीक है, यह सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए बहुत प्रभावी है। फिर है एस्टामिप्रिड, ठीक है, यह रस चूसने वाले कीटों के लिए प्रभावी है। फिर अगला क्या है, क्लोरोथियोनिडिन, ठीक है, यह कीटनाशी बाजरा एवं मूंगफली में सफ़ेद लट नियंत्रण हेतु बीजोपचार के लिए प्रभावी है। फिर उसके बाद आपका फिनाइल पायराजोलोल, ठीक है, तो ये क्या है, फिप्रोनिल, ठीक है, तना छेदक व दीमक नियंत्रण हेतु बहुत ही प्रभावी कीटनाशी है। मात्रा इसकी गेहूं में दीमक नियंत्रण हेतु 5 से 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम ml पर किलोग्राम सीड की दर से एवं चने में इसके नियंत्रण के लिए हम 0.5 ml पर किलोग्राम काम में लेते हैं। फिर पादपों में, ये पादप से कैसे कीटनाशी प्राप्त होते हैं, पहला क्या है, एजा डिरेक्टिन, नीम के बीजों से प्राप्त कीटनाशी है। पाइरेथ्रम, ठीक है, गुलदाउदी क्राइजेंथेमम के सूखे फूलों से प्राप्त कीटनाशी। निकोटिन तंबाकू की पत्तियों से। और रोटेनॉन लेग्यूम पौधे डेरिस स्पीसीज की जड़ों से प्राप्त कीटनाशी। अन्य पौधे से प्राप्त होने वाले कीटनाशी जैसे कि बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है, धरक एवं करंज के बीजों एवं पत्तियों से प्राप्त कीटनाशी। अगला क्या है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कीटनाशी को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।